अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। एमडीएच की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। एमडीएच की देगी मिर्च। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। मसाले सच सच MDH MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, डीएच का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। एमडीएच थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। MDH MDH। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH MDH। काउंटडाउन शुरू हो गया है। पाकिस्तान को बड़ा कड़ा और निर्णायक सबक सिखाने के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है भारत के पार्ट पर। जी हां, देश भर में किसी भी प्रकार के वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेजने का एक राष्ट्रीय स्तर पर अभियान शुरू हो गया। गृहमंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से खुद बात की और उनसे कहा कि अपने अपने राज्य से पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल प्रभाव से निकालकर पाकिस्तान भेजिए। पाकिस्तानी नागरिकों से भारत खाली होना चाहिए। किसी की जरूरत नहीं, किसी की एंट्री स्वीकार्य नहीं। ये बड़ा कदम है। सिंधु जल समझौता स्थगित हो ही गया। चिनाब पर पानी रुक भी गया। कुछ लोग ये प्रचार कर रहे थे कि पानी रोकोगे कैसे, चिनाब का पानी रुक भी गया। अब दुनिया भर के जो प्रमुख देश हैं उनको बता दिया गया कि भारत ने बता दिया कि हम क्या चाहते हैं। और चाइना को छोड़कर लगभग देश, दुनिया का हर बड़ा देश इस लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। यह भी सच है। और यह भी सच है कि पाकिस्तान अपनी पैदाइश से लेकर आज तक के इतिहास में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। सैन्य स्थिति के हिसाब से, राजनीतिक स्थिति के हिसाब से, आर्थिक स्थिति के हिसाब से, तीनों कसौटियों पर पाकिस्तान तबाही के मुहाने पर खड़ा है। और सबसे बड़ी खबर जो आज आई वो ये आई कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुद अपने मुंह से मान लिया कि 30 साल से ज्यादा हो गया पाकिस्तान आतंकियों को फंडिंग करने का गंदा काम करता रहा है। 30 साल से ज्यादा हो गया, 3 दशक से। ये वही समय है जब से कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ।
तब से पाकिस्तान आतंकियों को फंडिंग कर रहा है, ये अभी तक भारत कहता था। आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने मान लिया और उन्होंने कहा, वो अलग विषय है कि उन्होंने कहा हमने अमेरिका को खुश करने के लिए ऐसा किया, ब्रिटेन को खुश करने के लिए किया, लेकिन मूल बात है कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा था। कोई देश ये मान ले कि हम आतंकवाद की फैक्ट्री हैं, हम आतंकवाद के फाइनेंसर हैं, तो इसके बाद कुछ बचता है? उस देश को दंड देने का अधिकार उसके पड़ोसी के पास है, क्योंकि पाकिस्तान के इस राज्य प्रायोजित आतंकवाद की नीति से सबसे ज्यादा नुकसान भारत ने उठाया। कुरुक्षेत्र में सेनाएं सज रही हैं, सज्ज हो रही हैं। बस उस क्षण का इंतजार कीजिए कि जिस क्षण भारत की सेना भारत माता की जय बोलकर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए निकल पड़े। और वो क्षण कभी भी आ सकता है, एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, कभी भी आ सकता है, लेकिन वो क्षण आएगा जरूर, ये तय है। जिस ढंग की तैयारियां हैं, वो तैयारियां बता रही हैं, वो आहटें बता रही हैं कि पाकिस्तान का समय आ गया। जितने अच्छे बुरे काम उसने करने थे कर लिए। हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। क्या वो एक्सपायरी डेट आ गई पाकिस्तान की? या तो इतना बड़ा दंड होगा कि वो हमेशा के लिए सुधर जाएगा, और नहीं सुधरा तो फिर दूसरे रास्ते जाएगा। वो स्थिति आज पैदा हो गई। दुनिया में कोई भी पाकिस्तान के कंधे पे हाथ रखने को तैयार नहीं, कोई भी बड़ा देश। चीन को छोड़ दीजिए, वो भी सामने में कितना रखेगा, पीछे में कितना रखेगा और उसकी कीमत क्या वसूलेगा, ये पाकिस्तान जानता है। हमारे साथियों ने एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है इस पूरे संवेदनशील मसले पर, क्योंकि पूरे भारत की निगाह इसी पर है, और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की निगाह इस पर है कि भारत क्या करने जा रहा है। क्योंकि भारत का जो जयघोष होगा उससे दुनिया भी प्रभावित होगी। तो उस रिपोर्ट को पहले देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि जो डेडलाइन भारत सरकार ने तय की है उसके मायने क्या हैं, और अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ तो कौन कहां खड़ा होगा, भारत कहां खड़ा होगा और पाकिस्तान कहां खड़ा होगा। पहले रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम से मिले आतंक के जख्म की पीड़ा में पूरा देश तड़प रहा है। चुन चुन कर मारे गए बेगुनाहों के दर्द और तकलीफ की तस्वीरें देख अब एक ही तमन्ना है कि पाकिस्तान भी ऐसे ही दर्द से कराहे, ऐसा बदला लिया जाए जो दुनिया के लिए नजीर बन जाए। हालांकि सरकार ने साफ और सख्त संदेश दिया कि भारत भरपूर बदला लेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज जो बिहार में देश को मैसेज दिया उसको सबने सुना है। तो उस प्रधानमंत्री जी का जो मंशा है, आतंकवाद के खिलाफ कड़ी प्रहार जो भारत पहले भी करते आया है और भी आगे करेंगे। मंगलवार को हुए पहलगाम वाली घटना के बाद ही भारत सरकार ने पाकिस्तान पर 5 बड़े प्रतिबंध लगाए। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने दुनिया के सामने रोना शुरू कर दिया। वहीं पीएम के बाद एक्शन में आए गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सूबों के मुख्यमंत्रियों से बात करके कहा कि जल्द से जल्द अपने अपने राज्यों से पाकिस्तानियों को वापस भेजो। शाह के इस संदेश के बाद सरगर्मियां और तेज हो गई कि कुछ बड़ा होने वाला है। लढाई आहे धर्माची अधर्माची आहे, म्हणून
आपल्या जवानांनी कधी किंवा आपल्या इथल्या लोकांनी कधी कुणाचा धर्म विचारून त्याला मारलं नाही, पण काल ज्या कट्टरपंथ्यांनी उत्पात केला त्यांनी धर्म विचारून मारलं. हिंदू असं कधीही करणार नाही. सगळ्या परिवारजनांच्या दुःखात आपण सहभागी आहोत, पण आमच्या मनात क्रोधही आहे आणि तो असला पाहिजे. कारण असुरांचं निर्दालन जर व्हायचं असेल तर अष्टादश भुजांची ती शक्ती ती असलीच पाहिजे. देश की तीनों सेनाएं अलर्ट पर हैं. जम्मू कश्मीर में भी आतंकवादियों और उनके पनाहगारों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है. इसी कड़ी में 2 आतंकियों के घर बम और बुलडोजर से नेस्ता नाबूद कर दिए गए. सर्वदलीय बैठक में भी सरकार ने अपनी रणनीति साफ कर दी. वहीं विपक्षी दलों ने भी इस मौके पर देश के साथ खड़े होने की बात कही. हालांकि इस सवालों का शोर भी सरकार के हिस्से आ रहा है कि आखिर चूक हुई कहां. फॉर्मली कंडेम किया है सबने जो हुआ है और पूरी सपोर्ट किया अपोजिशन ने सरकार को. कोई भी एक्शन नहीं. न केवल इंटेलिजेंस फेल्यूर हुआ है बल्कि समय होते हुए जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो सैनिक फौज या मेडिकल मदद होनी चाहिए थी वो भी नहीं दे पाए हैं. तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो रही थी जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ये मोटिवेट कर रहे थे जाकर के कश्मीर घूमिए, जम्मू घूमिए या कश्मीर के इन स्थानों पे जाइए. तो आखिरकार इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो गया. बहरहाल देश में पाकिस्तान और आतंकियों को लेकर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला चल रहा है. सरकार की तैयारी और तेवर बता रहे हैं कि बदले की तस्वीरें दुनिया की तासीर बदल देंगी. ऐसे में सवाल यही है कि देश जो कर रहा है पुकार, कड़ा एक्शन लेगी सरकार. कल प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम आतंकवाद की, आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिला देंगे. और आज सुबह मिट्टी में मिलाने का काम का श्री गणेश हो गया. कश्मीर में 2 आतंकियों के मकान ध्वस्तीभूत कर दिए गए. ध्वस्तीभूत, सब कुछ समतल हो गया. मिट्टी में मिलाने का काम शुरू हो गया. एक बुलडोजर से मिट्टी से मिलाया गया एक मकान और दूसरा विस्फोट से. काम शुरू हो गया. 28 तारीख को जम्मू कश्मीर विधानसभा का एक विशेष सत्र भी आयोजित किया गया है. एलजी ने उस विधानसभा का सत्र बुलाया है, विशेष सत्र, जिस सत्र में पहलगांव में हुए आतंकी हमले पर चर्चा होगी. वो भी एक बड़ा संकेत है, इसको समझ कर रखिए. मेहमानों साहब का परिचय करा दें. प्रशांत पटेल साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता. प्रशांत जी का स्वागत है. मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता. आशीष जी का बहुत स्वागत है. एयर वाइस मार्शल रक्षा विशेषज्ञ ओपी तिवारी साहब हमारे साथ हैं. तिवारी साहब का बहुत स्वागत है. कांग्रेस के प्रवक्ता मुन्ना खान साहब अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे. तिवारी साहब, आपसे बात शुरू करेंगे. हर कोई ये पूछ रहा है, सामान्य व्यक्ति हो या विशिष्ट व्यक्ति हो, रक्षा के मसले को समझता हो या सामान्य भारतवासी हो, हर कोई पूछ रहा है एक दूसरे से कि अगर जंग हुई तो क्या तस्वीर बनेगी, कितनी देर पाकिस्तान टिक पाएगा. ये सबके मन में कौतूहल है. आज सुबह में आटा की चक्की पर गया, वहां से आटा पिसवाने, तो जो चक्की के मालिक थे अग्रवाल साहब, वो मुझसे आटे की बात नहीं कर रहे. वो कह रहे कि भाई साहब क्या लग रहा है कब तक शुरू हो जाएगा कार्यक्रम. मैंने कहा आप चक्की की चिंता करो. ना वो चक्की तो चली रही है, अब हमारी चिंता ये है कि कार्यक्रम कब शुरू होगा. तिवारी साहब देखिए, हाँ अमिताभ जी, देखिए खाली अटैक करके, खाली मिलिट्री, उससे मिलिट्री अटैक, मिलिट्री ऑप्शन तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ से जिस तरीके से भारत सरकार ने कदम उठाए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पांव हर जगह से काटने पड़ेंगे तभी, ताकि उसकी जमीन पर आ सके. पहला जो वाटर ट्रीटी है बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, बिकॉज वहां की 68 से 70% जनता एग्रीकल्चर इस पानी पर निर्भर करती है, जो कि खाने के लिए ऑलरेडी परेशान हो चुकी है. पानी अत्यंत आवश्यक है.
दूसरा कदम जो लोगों को वापस करना है, पाकिस्तानियों को वापस करना है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम है कि आप यहाँ से हटिए, आप हमारे यहाँ कुछ गड़बड़ी करेंगे, हमें रहने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक अटैक का सवाल है, देखिए ये अटैक जो होता है, मिलिट्री अटैक होता है, इसमें सरप्राइज एलिमेंट बहुत ही आवश्यक होता है। इसमें हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के पास गिनती के जहाज, टैंक और काफी इक्विपमेंट हैं, लेकिन कई सालों से इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि उन इक्विपमेंट की सर्विसिबिलिटी इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं लोग। न इनके पास आर्मामेंट्स होंगे, न फ्यूल होगा कि जहाज लेके एयरबोर्न हो सके। अगर ये फुल स्केल अगर वॉर हुआ तो समय की बात है, 2 या 3 दिन की बात होगी। लेकिन जिस आर्मी के चीफ ने जो आवाज उठाई है, जिस तरीके से कहा है, उनका मेन उद्देश्य यही था कि बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, पीओके से अटेंशन हटा के एक लिमिटेड स्केल वॉर कर दे इंडिया से, वहां से उनका अटेंशन हट जाएगा और यहाँ पर हम इधर डाइवर्ट करके थोड़ा बहुत समझौता, विश्व का ओपिनियन लेके, और एक भारत में जो अभी वक्त की ताज चल रही थी उसका जो थोड़ा सा सोच रहे थे उस डिवीजन का फायदा उठाएंगे। लेकिन उनका उल्टा पड़ा, क्योंकि सारे भारतीय, सारी अपोजिशन पार्टी सब भारत के साथ एक साथ इकट्ठी हो गई है, तो इसमें उनका बिल्कुल ही जो कैलकुलेशन था वो बिल्कुल ही फेल हो गया। अब जहां तक अटैक का सवाल है, देखिए भारत को पाकिस्तान को लड़ने के लिए कोई अदर बॉर्डर से कोई मोबिलाइजेशन नहीं करना पड़ेगा। जो बॉर्डर पर हमारे फोर्सेज है वो काफी है, और उसके साथ से पाकिस्तान को डर इसलिए है कि पाकिस्तान को खाली हम ही से नहीं लड़ना है, पाकिस्तान को बलूचिस्तान से भी लड़ना है, खैबर पख्तूनख्वा से लड़ना भी है, गिलगिट में भी लोग परेशान हैं, तो इतने फ्रंट से होगा पाकिस्तान खुद ही हार जाएगा। इसलिए थोड़ी बहुत घबराहट हो रही है। जिस तरीके से आतंकवादी ये लोग आगे फैलाए हैं, मैं आतंकवादियों को पाकिस्तान की आर्मी के एक्सटेंशन काउंटर मानता हूं। एक मिनट तिवारी जी, एक मिनट, आपसे एक सवाल और पूछ लें। अब आप जैसे लोग कभी कभी मिलते हैं, जब मिले तो इच्छा रहती है कि सारे सवाल पूछ लो जो जनता जानना चाहती है। मैं पाकिस्तान के एक एक्सपर्ट को सुन रहा था, उनका एक वीडियो वही कह रहे थे कि भाई हमारे यहाँ तो जो टैंक है उसका इंजन रवा रहे, इतना तो तेल नहीं है। टैंक का कौन सा पुर्जा कब कहां कौन बेच के ले गया, टैंक में वो चलेगा कि नहीं चलेगा, बोले वो अल्लाह जाने। ये स्थिति वो बता रहे थे। एक दूसरा मैं समझना चाह रहा हूं कि मान लीजिए युद्ध हुआ, मेरी समझ कहती है कि संकेत युद्ध जैसे ही हैं, ये मेरी एक पत्रकार के नाते समझ और सूचना कहती है। भारत का टेम्परामेंट इस वक्त वैसा ही है तिवारी साहब, है ना, कि नहीं एनफ इज एनफ, एक बार दंड देना होगा, वो माइंडसेट हो गया। अब उसमें आप सिर्फ मुहूर्त का इंतजार है कि वो मुहूर्त कल आए, 6 दिन बाद आए। मैं समझना आपसे सिर्फ छोटा सा उत्तर ये चाहता हूं कि बलूचिस्तान के लोग हैं, पख्तून हैं, फिर ये पीओके के लोग हैं, फिर गिलगिट है, और फिर अफगानिस्तानी भी घुस घुस के मार रहे हैं इनको, है ना, अफगानिस्तानी भी मार रहे। अगर मान लीजिए पाकिस्तान वॉर में फंस गया और ये लोग भी पाकिस्तान को निपटाने चले आए, पाकिस्तान की सेना को, तो स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। ऐसी स्थिति 65 में नहीं थी पाकिस्तान की, 71 में नहीं थी, वाजपेयी जी के समय भी नहीं थी कारगिल में, लेकिन इस बार तो 4 फ्रंट, और जिसमें अफगानिस्तान जैसा फ्रंट भी सामने है। तिवारी साहब, अमिताभ जी देखिए, 65 में पाकिस्तान की हालत काफी अच्छी थी, बिकॉज अमेरिका खुलेआम सपोर्ट करता था, सारे इक्विपमेंट रहता था कम्युनिस्ट को, बिकॉज इंडिया का झुकाव रशिया की तरफ से था, तो फुल सपोर्ट था। इसके बावजूद भी उनके पास उस समय जहाज बेहतर थे, उनके टैंक्स बेहतर थे, इसके बावजूद भी, बिकॉज खाली मशीन लड़ाई नहीं करती, मैन बिहाइंड द मशीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बावजूद भी उनको बहुत ज्यादा हार का सामना पड़ा। 71 का तो एग्जाम्पल सेट है, बिल्कुल ही है। तो अभी उनकी ऐसी हालत है, देखिए जितने भी इक्विपमेंट्स हैं सब कुछ वो लोग इम्पोर्ट करते हैं, तो जिनका इक्विपमेंट की सर्विसिंग होती है, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, सबके लिए पैसे खर्च करना पड़ता है। और जैसे बता रहे थे, तेल ही नहीं है उनके पास, पार्ट्स भी नहीं होंगे, जहाज भी होंगे, जहाज के भी कई पार्ट्स एक्सपायर हो चुके होंगे, किसी सर्विसिंग नहीं हो रही होगी। जब एयरक्राफ्ट होगा तब पता चलेगा कि कितने एयरक्राफ्ट लॉन्च कर सकते हैं। दिखाया जा रहा था कि उनके पास 300 प्लस फाइटर जेट्स है, कितने एयरक्राफ्ट लॉन्च कर सकते हैं। उसके अलावा उनकी आर्मी का मनोबल तो बिल्कुल नीचे है, उनके जो अपर एचेलॉन में और लोअर एचेलॉन में बहुत ज्यादा गैप है। अब पाकिस्तान की मेजर समस्या पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं, आर्मी है। बिकॉज जितनी बार बातें होती है पॉलिटिकल लीडरशिप से बातें होती है, लेकिन वो आर्मी सुनती नहीं है। आर्मी ने पाकिस्तान को 1956 ऑनवर्ड्स टेक ओवर कर रखा है। 53 में उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था, एक्सेप्ट हुआ था। 56 में पहली बार लियाकत नाम भूल रहा हूं, ठीक है तिवारी साहब, बिल्कुल ठीक है तिवारी साहब। मैं राजनीतिक मुद्दों को भी बहस में ले आऊं, फिर आपके पास आता हूं। आप ठीक कह रहे हैं, आर्मी पाकिस्तान को रूल करती है, ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि इस वक्त का मंजर ये है कि पाकिस्तान के ही लोग आर्मी को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं।
ये भी सच है। पाकिस्तान के ही लोग आर्मी को मुर्गा बना रहे हैं और कंटाप पर कंटाप मार रहे हैं। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? प्रैक्टिकली पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान में उसका कोई कंट्रोल नहीं रहा, नथिंग। बलूचिस्तान प्रैक्टिकली आजाद है, टेक्निकली पाकिस्तान में है। भारत जरा सा मुस्कुरा के देख देगा बलूचिस्तान को ना, तो बलूचिस्तान बांग्लादेश हो जाएगा। अभी देखिए जैसे बहुत देर नहीं लगेगी। आ रहा हूं तिवारी जी, आऊंगा आपके पास। मेजर आशीष चतुर्वेदी के पास चलूंगा। वो मेजर भी रहे हैं, कश्मीर में तैनात भी रहे, एक भूमिका उनकी वो भी, और दूसरा वो समाजवादी पार्टी के नेता भी है। आशीष जी, एक प्रश्न हुआ आपकी पार्टी से कि शुभम द्विवेदी की हत्या को आतंकियों ने मार दिया, उसकी शहादत हुई, सारे बड़े लोग, सारे राजनेता उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री और सरकार से जुड़े और बाकी लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने गए, तो अखिलेश जी से कहा गया कि आप भी जाएंगे क्या? एक प्रश्न पूछा गया, सरल प्रश्न। तो उन्होंने कहा उस परिवार से मेरा कोई परिचय नहीं, कोई मेरा संबंध नहीं है। आशीष जी, शहीद तो सबका होता है नहीं? क्या हम वहीं जाते हैं जहां हमारी रिश्तेदारी होती है? नहीं ना। और सार्वजनिक जीवन में तो ऐसा नहीं चलता। नहीं, हम फाटक जा सकते हैं गाजीपुर में, लेकिन शुभम के यहां नहीं जा सकते। आशीष जी, आपको लगता है ना कि ऐसे समय में ऐसी टिप्पणियां जनमानस को उद्वेलित करती हैं? निश्चित रूप से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि अखिलेश जी न जाने क्या सोच करके ऐसा उन्होंने कह दिया। मुझे लगता है कि उनको जाना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति के यहाँ जब कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है तो, और ख़ास तौर पे जब ऐसे जो माहौल थे, ऐसे जो हालात थे, उनमें यदि ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि मानवीय दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से, अगर हम दोनों ही दृष्टिकोण से देखें तो हमें जाना चाहिए। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है, इस तरह अगर उन्होंने किया होता तो वो बेहतर होता। आशीष जी, एक और कि आप उत्तर प्रदेश में, आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के बहुत खिलाफ थी क्या? बुलडोजर यूपी से निकल के खड़ामा कश्मीर पहुंच गया। आज 2 पुण्य कार्य हुए, 2 आतंकियों के मकान ध्वस्तीभूत किए गए, उसमें एक का मकान बुलडोजर से ध्वस्तीभूत किया गया, दूसरे का बम से। अजय जी, निश्चित रूप से देखिए, आतंकवादियों में और जो आपके राजनीतिक विरोधी हैं या जो आम क्रिमिनल हैं या आम अपराधी हम जिसे कहेंगे, उन सब के जो अपराध की श्रेणी है वो अलग है। और इसको केवल हमने नहीं कहा, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो बुलडोजर का इस्तेमाल कई जगह देखा गया वो गलत था उत्तर प्रदेश के अंदर। जो कश्मीर में हुआ है वो तो बिल्कुल सही है, उसका समाजवादी पार्टी भी समर्थन करती है और मुझे लगता है देश का प्रत्येक नागरिक उसका समर्थन करता होगा और करना भी चाहिए। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो वहां पे जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसमें कई जगह जो है गलतियां हुई हैं, जो कि निश्चित रूप से होंगी, क्योंकि आप एक जगह बैठ करके ये फैसला नहीं कर सकते कि इस आदमी ने गलत किया था, नहीं किया था, या उसके परिवार ने किया था, नहीं किया था, संभव ही नहीं। उसके लिए ठीक है आशीष भाई, मैं प्रशांत पटेल जी के पास चलूं, लेकिन कहूंगा ये संतोष का विषय है कि कम से कम इसमें ये सवाल नहीं उठाया गया कि भाई नोटिस दिया था कि नहीं दिया था, प्राधिकरण ने, फलाने ने, ढिकाने ने, चिट्ठी आई कि नहीं आई है, 15 दिन का समय दिया गया खाली करने का मकान के नहीं, आदि आदि ऐसे प्रश्न कम से कम कश्मीर के उसमें नहीं उठ रहे। बाद में उठने लगे नहीं पता, लेकिन अभी शायद जनमत का दबाव इतना ज्यादा है कि वो प्रश्न नहीं उठ रहे। देश भर से पाकिस्तान के किसी भी वीजा पर आए हुए पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ना होगा तत्काल प्रभाव से। हर किस्म के वीजा निरस्त।
इसका सरल भाषा में अर्थ ये, प्रशांत जी आपके पास आ रहा हूं, कि जो आज गृहमंत्री ने सारे मुख्यमंत्रियों से 1-to-1 किया है कि पाकिस्तानी नागरिक भारत में स्वीकार्य नहीं किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में। प्रशांत जी, क्या इसको माने काउंटडाउन शुरू हो गया? ओटी की तैयारी हो रही है ऑपरेशन की। ओटी में जैसे तैयारी होती है ना कि भाई औजार भी उबाल लो और इस एनेस्थीसिया वाले को बुला लो, रुई भी ले आओ, पट्टी भी ले आओ, कैंची भी रखो, सारे डॉक्टर इकट्ठे करो, बोले ऑपरेशन होना है क्या? फिर बड़े सर्जन आएंगे, सो शुरू कर देंगे, बाहर लाल लाइट जला देंगे। तो ओटी की तैयारी तो होती है, जो डॉक्टर्स है जानते हैं। ये क्या ओटी की तैयारियां हो रही हैं, फिर बड़े डॉक्टर आएंगे और ऑपरेशन शुरू। जी अमिताभ जी नमस्कार। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कल हम सभी ने माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार में जो उनकी जो कार्यक्रम था उस पर उन्होंने संबोधित किया और वो लगभग 1.5 मिनट अंग्रेजी में भी बोले। तो संबोधन विश्व के लिए था, बाकी नेताओं के लिए था, भारत के बाहर के लोगों का था कि भारत सरकार क्या सोच रही है, क्या करने वाली है। और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है। प्रधानमंत्री जी कई बार कई चीजें इशारों पे भी कहते हैं और अगर उनको शब्दों को हम डिकोड करें, आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, चीजों को समझते हैं, डिकोड कर सकते हैं, तो उन्होंने सब कुछ कह दिया है। और कल भी कई देशों के, महत्वपूर्ण देशों के राजनयिकों के साथ बैठक हुई है, विदेश मंत्रालय और पीएमओ के लोगों की, उनको भी डिटेल 3 घंटे ब्रीफ किया गया है। और आज भी कई देशों के नेताओं से बात हुई है। आज जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनका भी हिंदी में ट्वीट है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात कहता है। उन्होंने भी एड्रेस किया कि भारत सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उनके साथ हैं। इजराइल ने, अमेरिका ने, लगभग सभी महत्वपूर्ण देशों ने बिल्कुल भारत के को छूट दे दी है। और आज हमको इस चीज समझना पड़ेगा कि 2025 का भारत है, 1999 का 71 वाला भारत नहीं है, जब हमारी स्थितियां थोड़ी सी अपेक्षाकृत कमजोर होती थी, कई देशों का सैंक्शन का भी दबाव रहता था। आज जो है भारत की स्थिति ऐसी नहीं कि कोई देश किसी की हैसियत नहीं कि यहाँ पर कोई सैंक्शन लगा सके। हम लोग संप्रभु राज हैं, अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं, किसी देश के दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कैसी कि आज वहीं के अखबार ने, ट्रिब्यून ने खबर छापी है पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान में 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब होती है। तो वहां का अखबार भी वहां की सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है कि आपके लोगों को खाने के लिए नहीं है, आटा नहीं है, रोटी नहीं है, और आप लोग भारत में लड़ाई की बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने सब चीजें स्पष्ट कर दी हैं। सारे जो है मुख्यमंत्रियों से बात करके कि जो भी इस तरीके से घुसपैठिए या पाकिस्तानी लोग वैध अवैध वीजा लेकर के जो बैठे हुए हैं उनको भी निकाला जाए। और इस एयरफोर्स भी अपनी तैयारी कर रहा है, उसके लिए युद्धाभ्यास वगैरह भी करना होता है, वो भी सारी चीजें हो रही हैं। तो अब मैं ऑफिशियल तौर पे तो नहीं कुछ कह सकता हूँ, मुझे उसकी जानकारी नहीं है कि सेना क्या करने वाली, लेकिन जो चीजें हम लोग देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, उसके माध्यम से ये तो सब चीजें दिख रही हैं कि अब कुछ बड़ा होगा। और एक महत्वपूर्ण बात, कल पाकिस्तान ने शिमला समझौता रद्द कर दिया है। तो जो एलओसी का जो कॉन्सेप्ट था शिमला समझौते से आया था। एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल की, जिसका जहां तक कब्जा था वहीं तक रहेगा। तो अब यानी कि एलओसी भी आज की डेट में नहीं है। कल से जब पाकिस्तान ने रद्द कर दी, तब कोई भी देश कहीं पर भी आगे भी बढ़ सकता है, पीछे भी हो सकता है। तब उसका भी शिमला समझौते का भी हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। और भारत ने नहीं रद्द किया, पाकिस्तान ने रद्द किया है, तो हमारे ऊपर भी कोई ब्लेम नहीं आएगा। तिवारी साहब, आप भारत के एयर वाइस मार्शल रहे हैं, बहुत बड़े पद पर रहे हैं, और डिफेंस के सारे उसको इनआउट्स को आप हम सब लोगों से बहुत बेहतर समझते हैं। 2-3 विषय उठते हैं। एक तो 65-71 और कारगिल के समय का भारत और 2025 का भारत, उसमें बहुत अंतर दिखता है। 65-71 से तो बहुत ही अंतर दिखता है, मतलब 10 गुना अंतर दिखता है। तब सड़कें नहीं थी कहीं, है, पाँव में जूता नहीं था आर्मी के। अब तो वैसी स्थितियां नहीं है, सब चीजें चकाचक हैं, जैसे दुनिया के बड़े मुल्कों में वैसे यहाँ। और इसके उलट पाकिस्तान जैसा 65 में था, 71 में था, उससे 10 गुना नीचे चला गया। एक तो ये, और दूसरा जो मुझे लग रहा है कि शिमला समझौता, पाकिस्तान ने इसको एक कार्ड के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन जहां तक मैं शिमला समझौता को समझता हूं, शिमला समझौते का मान तो पाकिस्तान ने कभी नहीं रखा। और मान लीजिए खत्म भी कर दे तो क्या फर्क है? कुछ विद्वान कह रहे हैं यूएन में चला जाएगा। मैंने कहा यूएन में जाए चाहे वहीं सो जाए, यूएन की आजकल कोई सुन रहा है? ना यूक्रेन जैसा बच्चा सुन रहा है, ना रूस जैसा बड़ा सुन रहा है? वो अपना भजन किए जा रहे हैं यूएन वाले। हु केयर्स फॉर यूएन?
तिवारी साहब। अमिताभ जी, मैं आपको 1948 में थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। 1948 में जब पाकिस्तान की फोर्स में उन्होंने कबीलियों को श्रीनगर कब्जा करने के लिए भेजा, तो वहां के राजा ने थोड़ा डिले कर दिया था। उस समय भी हमारी फौज जब पहुंच गई थी, काफी आगे बढ़ रही थी। दैट वाज बिल्कुल सही समय था जब हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बचते नहीं, हम आगे तक पहुंच जाए। वो गवर्नमेंट ने किस विजडम में डिसीजन लिया था कि हमें सीज फायर कर दिया, हम वहीं तक रुक गए। एक पहली बड़ी गलती वही थी, हम पूरा कश्मीर हमारे कब्जे में आ गया होता, बिकॉज उस समय बंटवारा ही हुआ था। उन्होंने ये एडवेंचर लेने की कोशिश की थी जबकि मजबूत नहीं थे। 1962 में हुआ कि अमेरिका चाहता था कि भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ हो, लेकिन अगर नहीं हुआ तो अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हेल्प करनी शुरू की और उसके बाद पैटर्न टैंक दिए, साइबर एयरक्राफ्ट दिया। तो 60 में पाकिस्तान के जनरलों को एक गलतफहमी हो गई कि हम पैटर्न टैंक से चलाएंगे और ब्रेकफास्ट हम दिल्ली में खाएंगे। ये स्टेटमेंट बहुत फेमस हुआ था उस टाइम में। तो जब ये आगे बढ़ने चले तो हमारे पास खाली नेट एयरक्राफ्ट थे, तो नेट के पायलटों ने साइबर जेट को धूल चटा दी और पैटर्न टैंक सब वहीं रह गए। तो 65 की वॉर थोड़ी टफ थी। हम नहीं कहेंगे कि भाई भारत ने पूरा डोमिनेट किया था, लेकिन जहां ओवर कॉन्फिडेंस जितना उनका था, हमारे मशीन, हमारे मैन बिहाइंड द मशीन दैट मैटर्ड, एंड 65 में भी हम आगे बढ़े। ठीक है सेक्शन 71 तो इट वाज वन साइडेड अफेयर टोटली। 71 वाज टोटली वन साइडेड अफेयर, एंड प्लस वो 99,000 लोगों को वहां सरेंडर करके चले गए। इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि भाई जब तक हमारे पास गोली है तब तक लड़ेंगे। उनकी जान की परवाह करके हाथ खड़े कर दिए। अब ऐसी अनप्रोफेशनल जो पाकिस्तान की आर्मी थी, फौज थी, उसको क्या तरीका करना है, वो लड़ तो सकती नहीं। उसी के माध्यम से ये प्रॉक्सी वॉर करके टेररिस्ट एक्टिविटी और अपने जो उनके स्पेशल फोर्स के ट्रेंड ऑफिसर्स है उनके साथ उनके भेज के ये सब एक्टिविटी करा रही है इंडिया में 30 ईयर्स से। वो इनडायरेक्टली वहां के भी डिफेंस मिनिस्टर ने मान ही लिया। अब जहां तक सॉरी मैं बोल गया, जहां 671 और अब कारगिल में भी, कारगिल का वॉर जो हुआ तो ये लोगों ने अगेन परवेज साहब ने एक उनके जानकारी के साथ वो ऐसी पोस्ट पर पहुंच गए कि हम डोमिनेट करेंगे, लेकिन डोमिनेटेड थी। स्लोप्स देखें आपने, काफी कवर किया था स्लोप अपवर्ड से, लेकिन हमारे लोगों की हिम्मत, हमारे यंग मेजर पांडे, बत्रा, ये लोग सब गोलियां खाते हुए ऊपर चढ़े और कारगिल को खत्म कर दिया। जबकि हमारी सरकार ने एक डिसीजन लिया था कि हम एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे, तो लेकिन हमारे एयरक्राफ्ट क्रॉस करने चाहिए थे, क्रॉस कर दिया। अच्छा तिवारी जी, तिवारी जी एक मिनट, जो बात अभी प्रशांत जी कह रहे थे और वही बात अब फिर आ गई, तो एक आदर्श भारत असल में क्या है? भारत का आज का नहीं, आप 2500 वर्ष का इतिहास देखिए। भारत मर्यादाओं में जरूरत से ज्यादा बंधा रहता है, ऐसा देश है। बोले भाई मर्यादा नहीं छोड़ेंगे, अब दूसरा कुछ करे, हम तो ऐसा नहीं करेंगे, ये भाव है। पृथ्वीराज नहीं तो गौरी को कभी कब मार दिए होते, लेकिन भारत तो भारत है। राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को के लड़के को कब्जे में ले लिया, इब्राहिम लोधी को मुर्गा बना दिया, लेकिन छोड़ दिया। ये एलओसी भी एक बवाले जान है थी नहीं, बोले भाई एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे। मुझे याद है कारगिल का समय था, अटल जी प्रधानमंत्री थे, मैं उस युद्ध को कवर कर रहा था। मैंने अटल जी की सरकार का वो धर्म संकट देखा और अटल जी का व्यक्तिगत धर्म संकट देखा। भाई एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे क्या? लेकिन जो बात अभी प्रधानमंत्री ने बड़ी अच्छी बात कही, चलो जान छूटी क्या? शिमला समझौता खत्म हुआ, एलओसी की जान छूटी, अब चाहे रेलम रेल इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ। तिवारी जी नहीं जी, मैं शिमला समझौता के बारे में आना चाहूंगा, थोड़ा भूल गया था। शिमला समझौता तो पूरा पाकिस्तान के फेवरेबल लोडेड था। हमने जितनी भी जमीनें जीती थी, जितना भी लिया था, हमने सब सरेंडर कर दिया। उसके अलावा उनके 90,000 जवानों को भेज दिया। हमारे एयरफोर्स के कम से कम 30 अफसर थे जो इजेक्ट करके वहां पर पीओडब्ल्यू बने थे, उनको वापस नहीं लिया। उनमें कई कितनी हालत खराब हुई, काफी लोगों से उनके घर वालों ने गवर्नमेंट से अपील करते रहे, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसमें कई वहीं मारे गए। 71 का जो ऑपरेशन था, एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे, खाली इनका मेन इंटेंशन यही है कि हम थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने की कोशिश करें समझौता के लिए। बट पाकिस्तान को यह समझ में नहीं आ रहा कि भारत की इमेज विश्व में कुछ अलग हो गई है। पहले ही लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। यूएसए ने भी कह दिया कि बांग्लादेश आपका है, आप जैसे हैंडल करना करो, पाकिस्तान को जैसे हैंडल करना करो। मैं वही रोकना चाहूंगा, मेरे साथ मुन्ना खान साहब भी जुड़ गए। तिवारी जी रोकना चाहूंगा, मुन्ना खान साहब भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। तिवारी जी ठीक कह रहे हैं, लोक जीवन से समझिए विश्व का नक्शा। जैसा हमारा समाज है वैसे विश्व का भी समाज है एक। जब आदमी की हैसियत बड़ी हो जाती है तो उसकी पंचायत में कोई नहीं आता नेतागिरी करने, ये समझ लीजिए। ये पहले का भारत नहीं ना कि कोई भी नेतागिरी कर देगा। हमको याद है अच्छी तरह
जब नवाज शरीफ वहां बैठे थे ओवल ऑफिस में क्लिंटन के सामने और रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, कह रहे थे बचाओ माई बाप, हमको निकलने का रास्ता दे दो, हम भारत से बाहर जाना चाहते हैं। क्लिंटन ने कहा था कि वाजपेयी जी आप आ सकते हैं क्या? ये बड़ी अच्छा प्रसंग है, अच्छी जानकारी भी है। आशीष भाई, वाजपेयी जी ने कहा कि भारत का मसला अटल बिहारी वाजपेयी का नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री बीच युद्ध में अमेरिका नहीं जाएगा ना। ये बात तो तब कह दिए थे, अब की तो कोई बुलाने की भी हिम्मत नहीं करेगा कि आप इधर आ जाओ बात कर लो। बांग्लादेश को भारत के हवाले अमेरिका ने यूं ही नहीं कर दिया। हालात बदलते हैं तो जज्बात बदल जाते हैं। मुन्ना खान साहब का भी बहुत स्वागत है। मुन्ना खान साहब, काउंटडाउन शुरू हो गया है ऑपरेशन पाकिस्तान का। इस बार आर या पार नहीं, क्या लग रहा है आपको और आपकी पार्टी को? नहीं, हमारे पार्टी को तो यही लग रहा है कि 12 साल से लोग यही पूछ रहे हैं, देश की जनता यही पूछ रही है कि एक सर के बदले 10 सर कब लाएगी मोदी सरकार जी। क्या मोदी सरकार ये चाहती है कि मैं पाकिस्तान पे अगर हमला करूं तो अजीत डोभाल जी का जो बिजनेस है वो पाकिस्तान में तहस नहस हो जाएगा, या अमित शाह के बेटे का बिजनेस वहां तहस नहस हो जाएगा, या सरकार सक्षम नहीं हमला करने से, या सरकार डर रही है? ये जवाब तो सरकार को देना है। देश की जनता पूछ रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, जितने जात धर्म के लोग हैं सभी पूछ रहे हैं। सरकार बताए कि 12 साल में 14,640 घटनाएं घटी जी जम्मू कश्मीर से पूरे देश के अंदर। ये बदला कब लोगे जी? मीठा मीठा गप गप करवा करवा थू ये नहीं चलेगा। आपको पाकिस्तान से बदले लेने होंगे और आप देशवासियों को जवाब दो। जो 56 इंच का सीना और एक सर के बदले 10 सर कब लाएंगे आप? जी मुन्ना खान साहब, एक प्रश्न था छोटा सा। ये बात तो ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, एक सर के बदले 10 सर कब लाएंगे, ठीक बात है। मुझे लगता है कि बाकी जवाब प्रशांत जी देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक पत्रकार के नाते जो मेरी समझ है वो मुझे लगता है कांग्रेस को सर गिनने का अवसर बहुत जल्दी मिलेगा। क्या गिनने के लिए युद्ध भूमि में जाने का हौसला रखिए, अवसर मिलेगा सर गिनने के लिए, और सर पर्याप्त मात्रा में होंगे, उसकी चिंता नहीं होगी। एक छोटा मासूम सा सवाल था मुन्ना खान साहब, आतंकवाद का, आतंकी का मजहब होता है कि नहीं? क्योंकि जो घटना वहाँ घटी, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता और ये गंगा जमुना आदि आदि तो सब ठीक है, लेकिन मसला ये मारने वाले एक मजहब के, मरने वाले दूसरे मजहब के, नाम पूछकर मारा गया, धर्म पूछकर मारा गया, कलमा पढ़वा के मारा गया, पैंट उतार के शिनाख्त करके मारा गया। कांग्रेस अब इस बात को स्वीकार करती है कि हाँ, मौजूदा समय में आतंक का भी मजहब है, आतंकी का भी मजहब है। मुन्ना खान साहब, नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता या कांग्रेस पार्टी कभी ये नहीं मानती कि आतंकवादी का एक मजहब है या कोई आतंकवादी का मजहब होता है। ये सरफिरे का काम है, क्योंकि इस्लाम जहां तक मैं जानता हूं, में जो पेंट उतार कर शिनाख्त कर रहे थे जी, जवाब तो दे दूं। जहां तक इस्लाम में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, हमारे मजहब में ये लिखा है कि निर्दोष व्यक्ति का आप कभी भी कतई किसी भी परिस्थिति में आप उसकी जान नहीं ले सकते, आप उस पर गोलियां नहीं चला सकते। और इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि किसी को बोले तुम कलमा पर उसके बाद गोली मारे, ऐसा नहीं है। सवाल ये उठता है कि वो जो लोग भेजे गए थे, क्या वो अजीत डोभाल के लोग थे? मैं कश्मीर अभी गया, 168 बार हमारे गाड़ियों की चेकिंग हुई, उसके बावजूद जहां परिंदा पर नहीं मार सकता है, वहां असला है, बारूद कहां से आ गई? वो आतंकवादी देश में कैसे आ गई? ठीक है मुन्ना खान, 50 किलोमीटर का दायरा केंद्र सरकार के अधीन आ रहा है, तो सुरक्षा में चूक कैसे हो गई? जी, क्या ये प्रायोजित था? क्या ठीक है मुन्ना खान साहब, रुकना होगा। कांग्रेस कई बार विक्षिप्तता की स्थिति में आ जाती है। ऐसी भाषा मत बोलिए जो आप ऊपर थूकोगे मुंह पर गिरेगा। कांग्रेस के समय में इतने हमले हुए तो सब क्या प्रायोजित थे एक परिवार के द्वारा? मुंबई पर जो अटैक हुआ था कांग्रेस के समय में हुआ था, वो प्रायोजित था?
प्रधानमंत्री ने करवाया था कि परिवार ने करवाया था? कहीं तो लक्ष्मण रेखा रखो भाई मेरे, गजबी कर रहे हो। जो बातें पाकिस्तानी नहीं बोल रहे सो कांग्रेस बोल रही है, समाजवादी बोल रही है। आप पाकिस्तान से भी आगे चले गए। किसने कराए आपके समय में जो हमले हुए, भारत माता की छाती छलनी की गई? कश्मीर में आतंकवाद किसके समय में आया? इंदिरा गांधी के समय में आया। पंजाब में आतंकवाद किसके समय में आया? इंदिरा गांधी के। आप ही लोगों ने प्रायोजित किया था, आप ही लोगों ने प्रायोजित किया था। इंदिरा गांधी के समय के 2 आतंकवादी प्रोजेक्ट्स ने भारत को इतना नुकसान पहुंचाया जितना कहीं नहीं, किसी से नहीं पहुंचा। कश्मीर के आतंकवाद और पंजाब के आतंकवाद ने। कुछ तो मर्यादा रखो महाराज। देश प्रतिशोध लेने के मुहाने पर खड़ा है पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ, और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कह रही है कि ये आप ही ने प्रायोजित किया था क्या हमला? मुन्ना खान साहब ने कहा कि कांग्रेस ये कभी नहीं मानेगी कि आतंक का कोई धर्म होता है। मत मानो भैया, देश जो मानेगा वो बड़ी बात है, कांग्रेस जो मानेगी सो नहीं। और कह रहे इस्लाम में ऐसा है वैसा है, बताया उन्होंने। इतने बड़े बड़े आतंकी हमले हो गए, हजारों लोग मारे गए, भारत में नहीं दुनिया भर में इस्लामी आतंकवाद में। कभी मदीना से, मक्का से, बरेली से, देवबंद से उनके लिए फतवा जारी हुआ कि मारने वाले इस्लाम से निकाल दिए गए? नहीं ना, कभी फतवा जारी किया क्या? देवबंद ने, बरेली ने, मक्का ने, मदीना ने किया हो तो मुझे दिखा देना। बड़ी कठिन है डगर पर निकट की मुन्ना भाई। खैर, प्रशांत पटेल जी, कांग्रेस ने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, आपने सुने ही हैं। इस समय मैं उन आरोपों को चर्चा के योग्य नहीं मानता, लेकिन फिर भी अब उन्होंने ऑन एयर कहा है तो उत्तर आपको देना चाहिए। उन कांग्रेस कह रही है कि राहुल जी कुछ और कह रहे, टीवी में यहां कांग्रेस कुछ और कह रही। मणिशंकर अय्यर तीसरी धारा बहा रहे हैं, वो कह रहे पानी कैसे बंद कर दिया। ऐसा लग रहा उन्हीं का गला प्यासा है। प्रशांत पटेल जी, अमिताभ जी, मैं आज की डिबेट में समझता था कि कोई राजनीतिक कमेंट मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये देश का विषय है। और कल विपक्ष के नेताओं ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने भी मैच्योरिटी का परिचय दिया, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा बिना किसी किंतु परंतु कि सरकार जो निर्णय लेगी हम सरकार के साथ खड़े हैं। यही होना चाहिए जब देश का जहां प्रश्न खड़ा हो, चाहे इंदिरा जी के समय था या अटल जी के समय था, सब पूरा देश खड़ा था। जब हम विपक्ष में हम खड़े थे, उस समय भी कांग्रेस विपक्ष में थी खड़ी। लेकिन अब यहाँ चूंकि क्या है कि मजहब सामने आ जाता है। अब मैं यहाँ तथ्य की बात करूं अमिताभ जी, कश्मीर के अलावा पंजाब, राजस्थान और गुजरात से भी बड़ी सीमा भारत की लगती है पाकिस्तान के साथ। कश्मीर से कई किलोमीटर अधिक लगती है। वहां भी पाकिस्तान ने कई बार प्रयास किया आतंकवाद फैलाने का, पंजाब में किया, काफी सफल हुए, लेकिन पंजाब काफी स्थितियां ठीक हो गई, छुटपुट घटनाएं होती हैं। तो मैं यही पूछना चाहता हूं मुन्ना खान ने कि अगर आतंकवाद का मजहब धर्म नहीं होता है तो इन राज्यों में आतंकवाद कभी क्यों नहीं फैलता है? इन राज्यों में बम ब्लास्ट क्यों नहीं होते हैं? इन राज्यों में हमारे सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं मारे जाते हैं? क्योंकि आतंकवाद का मजहब है इस्लाम, और कश्मीर में मुसलमान बहुसंख्यक हैं, मुस्लिम आतंकवादी हैं वहां के। वो कल 2 आतंकवादी को जो आज घर जलाया गया, जिनका घर वो भी लोकल कश्मीरी थे, और जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि खच्चर वाले भी आतंकवाद के साथ शामिल थे, वहां के लोकल थे, वो भी शामिल थे, क्योंकि वहां के जो कई सारे स्थानीय आतंकवादी मुसलमान हैं, उनकी मानसिकता जो है आतंकवाद की है। और ये तो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि हमारा पैंट खोल करके कलमा पढ़वा के मारा गया, किसी को मुसलमान को अलग कर दिया गया, हिंदू को अलग कर दिया गया। एक को सूरत का बच्चा जो 8 साल का, वो बता रहा है, वो झूठ बोल रहा है क्या? अगर ये प्रत्यक्षदर्शी न होते तो ये भी उनको कह देते कि ये भी झूठा था। जिस प्रकार इन्होंने मुंबई हमले में झूठ फैलाने का प्रयास किया, वो तो बेचारा एक हमारे वो थे पुलिस वाले, वो जीवित बच गए, उन्होंने एक्सपोज कर दिया। नहीं तो इसको भी झूठा साबित कर देते। तो ये अब देखिए, आज जो डिजिटल का युग है, सोशल मीडिया का युग है, आप व्हाइट वॉश नहीं कर सकते। पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि आतंकवाद का एक ही मजहब है, एक ही धर्म है, इस्लाम, जो धर्म के नाम पे मारते हैं। अगर आतंकवाद का मजहब इस्लाम नहीं है तो जो लोग आतंकवादी मरते हैं उनके जनाजे में क्यों लाखों लोग करते हैं? याकूब मेनन के जनाजे में क्यों लाखों लोग उतरे थे? बुरहान वानी के जनाजे में क्यों लाखों लोग उतरे थे? कलाम साहब के जनाजे में कुछ हजार लोग मरे, 3 दिन का ही अंतर था याकूब मेनन को फांसी देने में, कलाम साहब की मृत्यु में। लेकिन क्योंकि आपका रोल मॉडल जो है याकूब मेनन है, कलाम साहब नहीं है। अभी ये जो आतंकवादी मरे, क्यों मुसलमान ये नहीं कहते कि भाई इसको पेट्रोल डाल के जला दो, उसको मत करो? हर आतंकवादी कहता है कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, मैं जन्नत के लिए ये युद्ध छेड़ रहा हूँ।
क्यों हूरों के लिए कर रहे हैं ना, क्यों मुसलमान ये जो है मौलवी नहीं कहते भाई हूरों कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हर मुस्लिम आतंकवादी हूरों के लिए जिहाद कर रहा है कि जिंदा में जो मिलेंगी महिलाएं मिलेंगी, मरने के बाद ही 72 हूरें मिलेंगी जो कोई बूढ़ी नहीं होंगी। इसलिए तो हो रहा है ना, आपकी किताबों में तो लिखा हुआ है ना। ठीक बात, हम भी पढ़े, आज पुराने जमाने चले, हमने नहीं पढ़े, उस पर नहीं जाऊंगा। तो वही तो मजहब से तो निकला है। सवाल के पीछे हूर और जन्नत का फंडा भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। अपनी शक्ल आईने में नहीं देखते, हूर चाहिए। आशीष चतुर्वेदी जी, जो बात अभी प्रशांत पटेल ने कही वो गंभीर बात है। पाकिस्तान की सीमा तो गुजरात से भी लगती है, राजस्थान से भी लगती है। बहावलपुर और राजस्थान की जो सीमा रेखा है उसमें बहुत दूरी थोड़ी ना है। आप कश्मीर में रहे हो, भारत की सेना में रहे हो, अंतर क्या है? पाकिस्तान ऐसा तो है नहीं कि जो सीमा गुजरात और राजस्थान से लगती वहां का शरीफ है पाकिस्तान, और कश्मीर से सीमा लगती वहां वाला का बदमाश है। पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। वहां सिर्फ एक ही अंतर दिखता है कि वहां पॉपुलेशन की डेमोग्राफी अलग है कश्मीर में, नहीं, बाकी तो कोई अंतर नहीं दिखता। यही ना आशीष जी? अमिताभ जी, इसमें दो मुख्य पहलू आते हैं, एक डेमोग्राफी और एक है ज्योग्राफी। दोनों चीजों को समझने की जरूरत है। डेमोग्राफी पे मैं बाद में आऊंगा, पहले ज्योग्राफी को समझिएगा कि जो पाकिस्तान का बॉर्डर हमारे साथ गुजरात और पंजाब में है, वहां घुसपैठ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां आपको नेचुरल ऑब्स्टिकल नहीं मिलते हैं। खुला मैदान है, फेंसिंग है, और यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री है, यानी आईबी चलती है। और जब आप कश्मीर में आ जाते हैं तो पहाड़, जंगल, उसमें आपको जो इन्फिल्ट्रेट करना होता है वहां आसान हो जाता है। तो ये तो हो गया ज्योग्राफिकल जो चीज जो वहां उनको एडवांटेज मिल जाता है। दूसरा, डेमोग्राफी जो बात कही गई वो कुछ हद तक सही है कि जो 90s का दशक रहा उसमें कश्मीर में जो आतंकवादियों को एक तरीके से एक सहानुभूति मिलती रही कुछ 2005 तक, आप 2000 के आसपास और 2005 तक, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगता है जनता वहां कुछ जागरूक हुई और धीरे धीरे बदलाव आया लोगों की सोच में वहां पे। तो उनको एडवांटेज ये दोनों वहां काफी हद तक मिलते हैं और इसी वजह से वहां जो है आतंकवादी चीजें जो है वो बढ़ी। ठीक बात है। मेरी जानकारी कहती है कि कश्मीर में एक बड़ा तबका ऐसा है तिवारी साहब जो दिखाने के तौर पर मैगी की, चाय की, पान की, बीड़ी की, गुटखा की दुकान कर रहा है, या शिकारा चला रहा है, लश्कारा चला रहा है, केसर बेच रहा, किमाम बेच रहा, कुछ ना कुछ दिखाने के लिए। उसका वो मुख्य धंधा नहीं है। उसके पास मोटी रकम आ रही है सूचना देने के नाम पर। क्या वो पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा, आर्मी द्वारा वित्त पोषित है। तिवारी, मुझे लग रहा समस्या यहां पर ज्यादा है। ये आप जो कह रहे हो मैं बिल्कुल सहमत हूँ जी। पाकिस्तान, कश्मीर में पैसा बहुत पंपिंग किया गया, पहले भी कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के नाम पर बहुत लोगों का पैसा मिला, लेकिन ये पैसा भी कुछ ही लोगों के हाथ में ज्यादा रहता है, बाकी कम कम डिस्ट्रीब्यूट करके ये दंगा फसाद कराते रहे। तो यही नतीजा है कि जब से ग्रोथ हुआ है, जब से ये 10 साल में जितना ग्रोथ हुआ है, तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है और एक आवाम जो उनको अर्न करने का सही तरीका मिला है खुश है। इसी का नतीजा है कि आपने देखा कि वहां पर भी हड़ताल हो रही है, लोग पाकिस्तान के खिलाफ आ गए हैं, लेकिन कुछ इस नतीजे से क्या हो रहा है, कुछ लोगों की नौकरियां जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं जिनके पास थोक में ज्यादा पैसा आता था, थोड़ा खर्च करते थे और बाकी स्विस बैंक में बेचते थे, तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हो या ब्यूरोक्रेट हो या बिजनेसमैन हो, इस तरीके के लोग हैं, ये इस तरीके से हेल्प करते रहेंगे या कंफ्यूजन क्रिएट करते रहेंगे। मैं एक पॉइंट करना चाहूंगा आपकी पार्टी से माध्यम से ही कि अभी विपक्ष के जितने दल हैं सब ने एक सॉलिडारिटी दिखाई है कि हम आपके साथ हैं। मैं एक थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इन पार्टियों को, जैसे पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी हो या कांग्रेस हो, कि ये इसके खिलाफ सड़क पर आए और पाकिस्तान का झंडा जलाएं। एक इनडायरेक्ट मैसेज पाकिस्तान को बहुत तगड़ा जाएगा कि हमारा कोई भी सपोर्टर वहां नहीं है जो उसकी गलतफहमी है।
मैं मानता हूं उनका सपोर्टर कोई नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये पार्टियां अगर साथ रोड पर आएंगी या पाकिस्तान का झंडा जलाएंगी तो बहुत मनोबल उनका नीचा होगा, अगली बार हिम्मत नहीं पड़ेगी। उनको पता है कि बहुत जब अच्छी भी बात, तकलीफ होती बहुत है, अच्छी जब भी बात परेशानी होती है, इकट्ठा हो जाते हैं। तिवारी जी बहुत अच्छी बात की आपने। मुन्ना खान साहब, तिवारी जी कह रहे हैं कि भारत के विपक्ष को पाकिस्तान के खिलाफ सड़क पर आना चाहिए सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए, और पाकिस्तान के झंडे को पांव से कुचल के आग लगा के दिखाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को एक मैसेज जाए कि पूरा भारत 100% एक है। ये नहीं कि कैमरे के आगे कुछ और कैमरे के पीछे कुछ। मुन्ना खान, पूरा भारत एक है, पूरे भारतवासी एक है, क्योंकि ये हमला किसी हिंदू पे नहीं, एक भारतवासी पे हुआ है। और भारतवासी के नाते मैं कह रहा हूँ कि ये जघन्य अपराध के तौर पे सरकार को देखना चाहिए, सरकार को इमीडिएटली उस पर एक्शन लेना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि बार बार सरकार आश्वासन देकर के कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ने में कामयाब रहती है। समय कम है, आपने बता दिया सरकार करे, कांग्रेस अभी करने की स्थिति में नहीं, क्योंकि गर्मी काफी है। ठीक है, मेजर आशीष चतुर्वेदी, यही सवाल आपसे जो बात तिवारी जी ने कही, देश के लिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को सड़क पर उतरना चाहिए? छोटा सा उत्तर मित्र, समय कम है जी। अगर समय आपके पास है तो मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, मैंने ही झंडा जलाया पाकिस्तान का, फोटो भेज सकता हूँ अभी। बहुत अच्छा किया आप बधाई के पात्र हैं मित्र, बधाई के पात्र हैं। अगर टाइम है तो मैं अभी भेज रहा हूँ व्हाट्सएप। आप नेता नहीं, आप नेता 30% और 70% भारतीय सेना के अधिकारी हो, इसलिए ये भारत की सेना का मन और मिजाज है, ये वहां का DNA है। जो बात तिवारी जी ने कही थी, मैन बिहाइंड द मशीन, भारत मन से युद्ध जीतता है। आशीष जी साधुवाद के पात्र हैं। प्रशांत पटेल, ये मुझे पता है इसका उत्तर ही होगा कि भाई हम कैसे बता सकते हैं, लेकिन फिर भी पूरा देश एक ही प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है, श्री गणेश कब होगा? इसकी जानकारी तो मैं नहीं दे सकता हूँ, तो सेना और सरकार के बड़े स्तर पर निर्णय है। लेकिन जैसा पहले भी आपने ओपनिंग डिबेट में कहा कि जिस तरीके से तैयारी है और जिस तरह का एक्शन सरकार का दिख रहा है, कार्रवाई की पहले की जो भूमिका होती है वो सारी बन रही है। और इस समय हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोग सेना के साथ, देश के साथ, सरकार के साथ खड़े रहें। कल भी बैठक में विपक्ष ने बिल्कुल एक सुर से कहा है, उसका भी हम स्वागत करते हैं, उसको सम्मान करते हैं कि सभी लोगों ने मुन्ना खान की तरह नहीं, इनकी पार्टी के नेताओं ने मेचोरिटी का परिचय दिया है। उस आज राजनीतिक बातें कभी होती रहेंगी, लेकिन आज वो देश के साथ खड़े, हम सबको उनके साथ मनोबल के साथ खड़ा रहना है, क्योंकि सैनिक जो सेना पे लड़ता है उसके पीछे जो है उसका मानसिक सपोर्ट भी होना चाहिए, उसकी फैमिली के लिए सपोर्ट होना चाहिए, तभी जो हमारा जो जवान सीमा पर खड़ा है, जो परिस्थितियों का सामना कर रहा है, वो मजबूती से लड़ पाएगा। हम लोग यही कहें कि हम लोग मजबूती के साथ रहें, कम से कम इस बार सबूत ना मांगे। हालांकि इस बार सरकार अगर कुछ कार्रवाई करेगी सबूत भी रखेगी। सरकार एक बार दूध में सेना जो है जल चुकी है कि सबूत मांगे गए थे सर्जिकल स्ट्राइक के, इस बार सबूत फिर भी रखे जाएंगे। कुछ ना कुछ मक्कार लोग ऐसे आएंगे, कहेंगे ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, जिस प्रकार जो इनको कलमा पढ़ा के मारा गया उसको झूठ कह रहे हैं कि धर्म देख के नहीं मारा गया। अभी भी सर्विस कह रहे हैं कि हिंदू को नहीं मारा गया। अरे भाई, हिंदू को ही तो मारा गया, और कैसे मारा जाता हिंदू को नाम खोज करके? तो ऐसे लोग भी आएंगे। जब कार्रवाई होगी तो सेना, मुझे विश्वास, सेना उसका भी वीडियो प्रूफ, ऑडियो प्रूफ प्रशांत भाई कि उनके मुंह मारा जाए। जो बात प्रशांत पटेल ने कही मैं उससे सहमत नहीं। पुण्य का वीडियो सबूत रखेंगे ना, ये वीडियोस काम नहीं चलेगा। मैं विपक्ष के सम्मान के साथ खड़ा हूं। विपक्ष के एक ऐसा सरकारी सूचना निकालो कि भाई अगर मान लो युद्ध हो तो विपक्ष के कौन कौन से नेता युद्ध भूमि में जाना चाहेंगे, अपना नाम लिखा दो और अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो। क्या कपड़ा लत्ता लेके अपने आओ और वहीं उतारेंगे ले जाके आपको बीच मैदान में। क्या सबूत इकट्ठे करो, खुद आंखों से देखो, हमारी ना मानो। नहीं, एयर स्ट्राइक हो तो एयर से ड्रॉप करो, जमीनी लड़ाई हो तो थल सेना के साथ इनको भी रवाना करो टैंक में बैठाल के। हर हर महादेव। क्या एक एक मोबाइल दे दो सरकारी कि भाई इसमें फोटो खींचते रहना, ताकि कोई भ्रम ना रहे कि गलत सबूत दे दिया आर्मी ने, भाजपा वालों ने गड़बड़ कर दी। कुछ सपा से ले जाओ, बसपा से ले जाओ, और ज्यादातर कांग्रेस से ले जाओ, और वो फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती को भी ले जाओ, महबूबा मुफ्ती को, इन सब लोगों को ले जाओ, ओवैसी साहब को भी ले जाओ। हैदराबाद में भी क्या है, मान लो 2-4 दिन वहीं रहेंगे। एबटाबाद में देखो क्या रौनक है।
अगर युद्ध हो तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, ये अनुरोध मानो। मुझे बाद का कलेश नहीं चाहिए कि आप कहो हमने ऐसा कर दिया, ये कहें कुछ नहीं किया। मुन्ना भाई तो कहेंगे कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान का, मेरे पास सूचना है। प्रशांत पटेल कहेंगे नहीं, पाकिस्तान तबाह हो गया। तो आंखों दिखा दो ना भैया, आखिर जहाज तो जाएगा ही तिवारी जी, कोई इनके जाने से ज्यादा अलग से खर्चा तो होगा नहीं। जहाज में जो तेल पानी लगना है वो तो लगेगा ही, राफेल में और जो भी है तेजस, उन्हीं में इनको बैठाल दो। हर हर महादेव। ये सुझाव पर प्रशांत जी मेरा सुझाव ऊपर तक भेजो। मन में न रहे किसी की मनोकामना पूरी हो, मन में नहीं रहे कि ये हम नहीं जा पाए, ये लोग भाजपाइयों ने जाने नहीं दी, भेजो सबको। कांग्रेस से नाम मांगिए कि उनसे कहिए कि हम आपके 100 लोग एकोमोडेट करेंगे, आप बड़ी पार्टी हैं क्या, और बाकी सब रीजनल पार्टी को 10-10 दे दीजिए। और उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों को फोन करिए कि आप खुद चलना चाहें तो बड़ा अच्छा रहेगा होगा क्या। देखो युद्ध का जड़ाका कैसे युद्ध होता है, आप भी तो देखो। साहिल पे बैठ के तूफान का नजारा नहीं होगा, तूफान में उतरो, साहिल पे बैठ के ताली बजाओगे, तूफान में उतरिए। दूसरी बात, जो बात आशीष भाई आप चले जा सकते हो, हम आपको जानते हैं इसलिए हमने आपको नेता नहीं माना। हमने कहा 30% नेता हो, 70% नेता नहीं हो, इसलिए अभी आपको इसमें एंट्री नहीं देंगे। मुन्ना भाई ने जो एक बात कही वो बात गलत है, और ये बात कांग्रेस ही कह सकती है और कोई कह भी नहीं सकता शर्म से। उन्होंने कहा कोई हिंदू नहीं मारा गया। अब आपको भारतवासी दिख रहा है, एक मुस्लिम मारा गया खच्चर वाला, कांग्रेस की सबसे बड़े नेताओं ने उसका उल्लेख करके, विशेष उल्लेख करके ट्वीट ठोक खड़खड़ाए। क्यों? यह बताने के लिए कि अल्पसंख्यक है, वहां आपको अल्पसंख्यकवाद चाहिए। और धर्म पूछकर मारे गए 27 हिंदुओं के लिए आप लीपापोती करने आ गए, कह रहे हो कि हिंदू नहीं बहु भारतवासी मारा गया। हिंदू का कोई मसला नहीं, यहां तो गंगा जमुना, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी, तवे की रोटी सब एक है। ये तर्क नहीं चलेगा मित्र, ये भोला तर्क है, लिजलिजा तर्क है। धर्म पूछकर हिंदू ही मारा गया, ये हिंदुओं का नरसंहार है, हिंदू का नरसंहार है। कांग्रेस माने नहीं माने, समाजवादी माने, वो भाईचारा, गंगा जमुना, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी, छत पे खड़े होकर चिल्लाओ सब लोग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश बदल गया मेरे मित्र, मेरी बात लिख लीजिए। इन फर्जी छद्म आवरणों से अब चीजें नहीं ढकी जाएंगी। भाईचारा, रुमाली रोटी नहीं चलेगा। एनफ इज एनफ। कमरे से बाहर निकलो तो पता लगेगा देश क्या सोच रहा है। और देश की सबसे बड़ी पार्टी ने जो बात ये कही कि भाजपा वालों ने करा दिया, उन्होंने कुछ नाम लिए मुन्ना भाई ने, इससे खराब बात कोई नहीं हो सकती। नॉर्थ ईस्ट में, पंजाब में, कश्मीर में, हर जगह जहां आतंकवाद फैला इंदिरा गांधी के समय में, क्या इंदिरा गांधी ने प्रायोजित किया था? आप में साहस है ये बोलने का? इंदिरा जी ने किया था। इतनी छोटी बात मत करिए। अभी तो चुनाव बहुत दूर है मेरे भाई, अभी कहां चुनाव है? 29 बहुत दूर है, अभी से ऐसी बातें कर रहे हो। और अंत में मैं वही बात फिर दोहराऊंगा, मेरी बात से सब सहमत होने चाहिए। और प्रशांत जी से मैं अनुरोध करूंगा कि मेरी बात को सरकार तक पहुंचाइए पार्टी के जरिए, कि विपक्ष के किसी नेता के मन में ऐसा बाद में ना रह जाए कि हाय हम देख नहीं पाए नजारा। क्या लिस्ट बनाइए, सबका बैग तैयार करिए, उसमें सैंडविच, पानी की बोतल, पेप्सी, फेंटा रखिए और सबसे कहिए तैयार रहो। वक्त आएगा, एक सीटी देंगे, सब लोग आ जाना, सबको लेकर तेजस जाएगा। सुखोई में चाहो सुखोई में बैठो, तेजस में चाहो तेजस में बैठो, टैंक में चाहो टैंक पर बैठो, है? और पनडुब्बी से मन हो तो पनडुब्बी जाओ। तिवारी जी ठीक रहेगा ना? बात का कलेश ही नहीं, अपने अपने फोन में लेके आओ सबूत, फिर पूरी दुनिया को दिखाओ। नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय
आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया। नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। मसाले सच सच MDH। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। एमडीएच का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH